नमस्कार दोस्तों, भारत की सीमाएं 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। इन 7 देशों में से म्यांमार की पॉलिटिकल कंडीशन 2021 के शुरुआती दौर से ही काफ़ी बिगड़ी हुई है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार के मिलिट्री ने वहां के रूलिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलिट्री के पास इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वह अपने रूलिंग गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर दे। क्या ऐसा हमारे देश में भी संभव है? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए हम म्यांमार के इतिहास का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के सहारे वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के मिलिट्री के पास इतनी ताकत कैसे चली आई कि वह रूलिंग गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर दिया। अर्ली 18th सेंचुरी। इस समय म्यांमार में कोनबंग किंगडम का शासन था और इस समय आधुनिक भारत के 1-2 राज्य जैसे असम और मणिपुर के कुछ भाग भी म्यांमार के अंदर ही आते थे। फिर क्या, जैसे हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को धीरे धीरे कब्जा कर लिया और उसे अपना एक कॉलोनी यानी कि उपनिवेश बना लिया, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने म्यांमार को भी अपना उपनिवेश बना लिया। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने म्यांमार से 3 एंग्लो बर्मिश युद्ध लड़े, जिसमें से तीसरा एंग्लो बर्मिश युद्ध 1885 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और पूरा म्यांमार उसके कब्जे में आ जाता है। 19वीं शताब्दी तक म्यांमार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन स्थापित हो जाता है और म्यांमार भी अब भारत की तरह ब्रिटेन का उपनिवेश बन जाता है। इसके बाद 1 अप्रैल 1937 को म्यांमार ग्रेट ब्रिटेन का एक सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेटेड कॉलोनी बन जाता है और बा मऊ को यहाँ का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो जाती है और वहाँ का प्रधानमंत्री बा मऊ नहीं चाहता है कि म्यांमार भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के फैसले के खिलाफ था। इसके बाद बा मऊ अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इसके बाद म्यांमार भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पिक्चर में आते हैं आंग सान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आंग सान ने कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर पेंगलोन समझौते पर बातचीत की। पेंगलोन समझौता बेसिकली चीन और म्यांमार के बीच हुआ था। इसी समझौते ने म्यांमार को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता की गारंटी दी। 1947 में आंग सान प्रोविजनल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बनते हैं। हालांकि इसके लगभग 6 महीने बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा आंग सान की हत्या कर दी जाती है। म्यांमार को स्वतंत्रता दिलाने में आंग सान की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी का। इसलिए आंग सान को म्यांमार का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। अंततः 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को पूर्णतः स्वतंत्रता मिल जाता है और वह एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाती है और उसकी एक अपनी संविधान बनती है। अब इस नए कंट्री का नाम यूनियन ऑफ बर्मा रखा जाता है और यूनो को स्वतंत्र म्यांमार का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह यहाँ भी इलेक्शन होती है। सबसे पहले जनरल इलेक्शन 1951-52 में होती है, इसके बाद 1955 में, इसके बाद 1960। अब तक तो पॉलिटिकल कंडीशन सही था, लेकिन 1960 के इलेक्शन के बाद म्यांमार की सेना द्वारा 1962 में स्वतंत्र म्यांमार की सरकार को पहली बार तख्तापलट कर दिया जाता है। सेना का मानना था कि म्यांमार की संघीय सरकार स्वाभाविक रूप से कमजोर थी और स्थानीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित कर रही थी। 1962 के तख्तापलट के बाद म्यांमार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मिलिट्री का ही कंट्रोल रह गया और यह मिलिट्री का कंट्रोल 2011 तक जारी रहा। हालांकि इसी बीच 1990 में एक जनरल इलेक्शन भी होती है, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की जीत होती है, लेकिन वहां के मिलिट्री द्वारा इसे रिफ्यूज कर दिया जाता है। इसी बीच 1974 में वहां के मिलिट्री गवर्नमेंट द्वारा एक नए कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाया जाता है। इसके बाद फिर से 2008 में मिलिट्री द्वारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जिसके तहत देश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्र चुनाव की भी बात की जाती है। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सभी पार्लियामेंट के 25% सीट को मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था। मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी मिलिट्री कंट्रोल के अंडर ही रखा गया। तो कहीं ना कहीं यहीं से मिलिट्री की ताकत सत्ता में मजबूत होने लगी।
और इसके बाद म्यांमार में 2011 में मिलिट्री गवर्नमेंट का शासन समाप्त हो जाता है और फिर 2012 में एक जनरल इलेक्शन होती है जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की जीत होती है। इसके बाद म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। एनएलडी पार्टी के गवर्नमेंट बनने के बाद म्यांमार में कई सारे रिफॉर्म्स किए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीडर आंग सान सू की, जिसे 1991 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसको होम अरेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है। नए लेबर लॉज बनाए जाते हैं, प्रेस सेंसरशिप को रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस तरह से म्यांमार में धीरे धीरे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने लगता है। इसके बाद फिर से 2015 में जनरल इलेक्शन होती है और इस इलेक्शन में भी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की ही जीत होती है और अब आंग सान सू की को स्टेट काउंसिलर यानी कि प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद 2021 में जनरल इलेक्शन होती है जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की ही जीत होती है और आंग सान सू की को वहां का प्रधानमंत्री फिर से बनाया जाता है। लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना वहां के स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और सत्ता के कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है और पूरे म्यांमार में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। 1962 के बाद फिर एक बार म्यांमार की सेना द्वारा फरवरी 2021 में रूलिंग पार्टी का तख्ता पलट कर दिया जाता है, यानी कि मिलिट्री द्वारा फिर से कू कर दिया जाता है। गिरफ्तार के कुछ दिन बाद आंग सान सू की को अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले जाया जाता है जहां पर उसे देश में क्या चल रहा है उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इसी बीच म्यांमार में लोगों द्वारा सेना का विरोध किया जाता है और जगह जगह प्रदर्शन किया जाता है जिसमें कई सारे लोगों की भी जानें चली जाती है और देश में क्या हो रहा होता है आंग सान सू की को कुछ भी खबर नहीं होती। इसके बाद 24 मई को आंग सान सू की कोर्ट में अपीयर्ड होती है और म्यांमार के मिलिट्री द्वारा आंग सान सू की पर अवैध रूप से वॉकी टॉकीज आयात करने, गोपनीयता के नियम का उल्लंघन करने और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप सही है या गलत, इसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल ही रही है और यह सुनवाई तकरीबन 1 से 2 मंथ तक चलेगी। लेकिन अगर इस सुनवाई में आंग सान सू की को गिल्टी पाया जाता है तो फिर क्या होगा? तो शायद उसे रेस्ट ऑफ लाइफ जेल में ही बितानी पड़ सकती है। अभी तो कुछ पता नहीं, कोर्ट के फैसले आने के बाद ही पता चलेगा कि अब म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, प्लीज शेयर इट।